हर हिंदुस्तानी से ये अपील करूंगा, ख़ास तौर पर मुसलमानों से, कि कल जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो अपने बाजू पर काली फित बांध करके जाएं। ये एहतजाज दर्ज कराएं कि पहलगाम के अंदर जो घटना हुई है, हम उसकी मजम्मत और उसका निषेध करते हैं। आपको याद होगा, गालिबन 9 या 10 दिसंबर को मालेगांव की वो तमाम तंजीमें जो पावरलूम से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने ओवैसी साहब जब मालेगांव आए थे तो उनसे इस बात का तकाजा किया था कि पावरलूम के तई, इस सनत के तई नुमाइंदगी करें। और मालेगांव वालों के मशवरे से उन्होंने टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह से जो है टाइम लिया था, और मालेगांव से तकरीबन 8-10 लोग दिल्ली गए थे, और दिल्ली जा कर के गिरिराज सिंह के साथ और सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग हुई थी, और उस मौके पर तमाम तंजीमों के लोगों ने राइटिंग में अपने अपने मुतालबात, अपनी डिमांड लेटर उन्होंने दिया था। ओवैसी साहब की नुमाइंदगी की वजह से गिरिराज सिंह ने बहुत ज़्यादा इसका नोटिस लिया, और जो लेटर यहाँ की पावरलूम तंजीमों ने दिया था, उन तमाम उसमें जो निकात थे, जो डिमांड थी, उस पर जो है मुकम्मल तौर पर जो है उन्होंने कार्रवाई करने के लिए पूरी तैयारी की थी। ओवैसी साहब के सरकर्दगी की वजह से आज तक दिल्ली जाना हुआ 2007, बल्कि उसके पहले से मेरा दिल्ली आना जाना होता रहा है और मिनिस्टरों से मुलाकात होती रही है। लेकिन ये पहला मौका है कि किसी मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा फ़ोन आया हो कि आप फला फला तारीख़ों में आए थे और आपने जो है डिमांड लेटर दिया था, कुछ पॉलिसी के ताल्लुक से बातचीत की थी, इस सिलसिले में हम आपके साथ दोबारा मीटिंग करना चाहते हैं, आप दिल्ली आओगे या हम अपने सेक्रेटरीज को जो है मालेगांव भेजें। इस तरह का फ़ोन एडवोकेट मोमिन मुजीब को आया, इस तरह का फ़ोन मुझे आया, और हम लोगों ने मशवरा किया और ये तय किया कि हमें दिल्ली जा कर के वहाँ पर मुलाकात करनी चाहिए। तो हम लोगों ने उनसे आमादगी ज़ाहिर की कि हम दिल्ली आ जाएंगे, और जब आमादगी ज़ाहिर हुई तो 23 तारीख सुबह 11 बजे का टाइम उन्होंने तय किया था। प्रोग्राम के मुताबिक मैं और एडवोकेट मोमिन मुजीब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने पहले से ही ये कह दिया था कि जो डिमांड लेटर आपने दिया है उस सिलसिले में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवालात हैं, आप उसके जवाबात की पूरी पूरी तैयारी करके आए। तो हम दोनों ने पूरी तैयारी की और हम लोग ठीक 11 बजे उनके ऑफिस में पहुंच गए। खुश आइन बात यह है कि जब हम वहां पर पहुंचे तो वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे ही हम पहुंचे उन्होंने टेक्सटाइल में जॉइंट सेक्रेटरी अजय गुप्ता साहब को फ़ोन किया। वो मेरे ख्याल से बाजू के रूम में बैठे हुए थे, वो आ गए, और 11 बज के 1 मिनट पर मीटिंग शुरू हुई, और तकरीबन ये मीटिंग हमारी 50 मिनट से ज़्यादा चली, और तमाम उन्होंने अंडरलाइन करके तमाम क्वेश्चन रखे थे। वहाँ पे 4 मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे। उद्योग मिनिस्ट्री में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से अजय गुप्ता साहब थे, पावरलूम की तरफ से एक साहब थे और एक सेक्रेटरी थे, और अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक सेक्रेटरी थे, और ये टैक्स जो होता है, टैक्सेस की जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक सेक्रेटरी थे। तो 4 मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे, और चारों के अपने सवालात थे। उन सवालात का हमने, जो हमारी तैयारी थी, हमने उनका जवाब दिया, और उसी के साथ हमने ख़ास तौर पर जहां पावरलूम सनत से जुड़े हुए हमने मुद्दों पर बात की, वहीं पर पावरलूम मजदूरों के लिए हमने बात की, और पावरलूम मजदूरों के लिए हमने बात की। तो ये जो पावरलूम मजदूर हैं, ये असंगठित जो है, ये गैर मुनज़्ज़म मजदूर है, इनकी कोई यूनियन नहीं है,
पूरे देश में इनका कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। तो इनके लिए हमने डिमांड की कि पावरलूम मज़दूरों को जो बेघर हों उनको घर मिलना चाहिए और उनको जो है उनकी मेहनत के एतबार से मज़दूरी मिलनी चाहिए। उनके बच्चों को फ्री तालीम मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए और इनमें जो लोग बीमार होते हैं, उनके इलाज और मुआवजे की भी सरकार की तरफ से जैसी स्कीमें हैं, उन स्कीमों का इनको लाभ मिलना चाहिए। हमने खास तौर पर जो बात की है, वो ये कि महाराष्ट्र में कपास की पैदावार है, तो यार्न की तैयारी महाराष्ट्र में होनी चाहिए। यानी स्पिनिंग मिल सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में कायम होनी चाहिए ताकि यार्न यहीं बने। वजह उसकी ये है कि कपास यहाँ से तमिलनाडु और केरल जाती है, ट्रांसपोर्टिंग खर्च होता है। वहाँ की जो है स्पिनिंग मिल यार्न तैयार करते हैं, तो उनके अपना प्रॉफिट होता है। उसके बाद मुख्तलिफ हाथों से होते हुए ये यार्न महाराष्ट्र आता है, मालेगांव आता है, तो सभी लोगों का नफ़ा इससे जुड़ जाता है और यार्न जो हमें सस्ते दामों पर मिलना था, महंगे दामों पे खरीदना पड़ता है। जब मालेगांव के अंदर कपड़ा तैयार हो जाता है, तो उसकी ब्लीचिंग के लिए, उसकी डाइंग के लिए ये कपड़ा गुजरात जाता है, राजस्थान जाता है, जहाँ पर जो है उसकी ब्लीचिंग होती है, डाइंग होती है और फिनिशिंग होती है। फिर वो कपड़ा महाराष्ट्र वापस आता है। तो इसमें 2 चीज़ों का खर्चा बढ़ता है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है और वहाँ के लोगों का प्रॉफिट लग जाता है, जिसकी वजह से ये कपड़ा महँगे दामों में महाराष्ट्र के लोगों को खरीदना पड़ता है या महाराष्ट्र के अलावा जहाँ कहीं ये कपड़ा बिकता है, तो हर खरीदार को जो है ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो महाराष्ट्र में ही स्पिनिंग मिल हो, महाराष्ट्र में ही उसकी ब्लीचिंग और उसकी डाइंग और उसी के साथ-साथ जो है उसकी फिनिशिंग का इंतज़ाम होना चाहिए ताकि हर हिंदुस्तानी जिसको साल भर में 8 किलो या 12 किलो कपड़ा खरीदना पड़ता है, ये कपड़ा उसको सस्ते दामों में मिल सके, इस बात की सरकार को फ़िक्र करनी चाहिए और सरकार को जो है इसके लिए स्कीम वगैरह बनाना चाहिए। हम मालेगाँव के रहने वाले हैं और मालेगाँव में जो है सादा प्लेन पावर लूम है। आज सरकार की मंशा ये है कि प्लेन पावर लूम छोड़ कर के हम जो है जदीद पावर लूम पर है, जैसे वाटर जेट है, एयर जेट है या रिपेयर लूम है, इस तरह के लूमों पर लाना चाहते हैं। तो सरकार को ये बात भी नोट करनी चाहिए कि जो मालेगाँव में कपड़ा तैयार होता है, वो सस्ता कपड़ा होता है और गरीब लोग उस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और जो ऐसे महँगे जदीद पावर लूम पे जो कपड़ा तैयार होता है, वो कपड़ा महँगा होता है, उसको खरीदने के लिए उसी दर्जे के लोग लगते हैं। तो गरीबी के सतह से नीचे ज़िंदगी गुज़ारने वालों के लिए जो कपड़ा तैयार होता है वो मालेगाँव में तैयार होता है। तो इस ताल्लुक से सरकार की माज़ी में जो यार्न बैंक की स्कीम थी या इसी तरह जो है पावरलूम से रिलेटेड जो स्कीमें थी, ख़ास तौर पर मज़दूरों के लिए जो इंश्योरेंस की स्कीमें थी वो ख़त्म हो गई है। सरकार उसको जो है नई शक्ल में उसको ला रही है। तो इस सिलसिले में उन स्कीमों का लाभ पावरलूम मज़दूरों को मिलना चाहिए और ख़ास तौर पर हमने ये डिमांड की कि मालेगाँव में जो सर्विस सेंटर है पावरलूम का, वहाँ पर जो है कपड़ों के लिए और यार्न की चेकिंग के लिए जो मशीनें चाहिए, वो मशीनें दस्तयाब नहीं है। मालेगाँव पावरलूम सेंटर पर वो सारी मशीनें जो तकरीबन 17 किस्मों की मशीनें होती हैं, वो मशीनें लगनी चाहिए। वजह उसकी ये है कि यार्न जो होता है, बाज़ मिलें उसमें कॉटन के साथ विस्कोस शामिल कर देती हैं और हम यार्न को कॉटन समझ करके खरीदते हैं, कपड़ा तैयार करते हैं और जब ये कपड़ा राजस्थान और गुजरात जाता है और वहाँ पर जब उसकी ब्लीचिंग के बाद उसकी डाइंग होती है, तो कलर कहीं-कहीं हल्का फीका होता है या कलर नहीं होता, उसकी वजह से कपड़ा बेचने वालों से 50% उनकी कीमत काट ली जाती है। तो ये मालेगाँव के मज़दूरों का नुकसान है और इसकी चेकिंग के लिए कि ये यार्न 100% कॉटन है
उसके लिए मशीन पावर लूम सेंटर में होनी चाहिए। कपड़े की तैयारी के बाद कपड़े की अगर चेकिंग हो तो वो मशीनें भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो हमने इस तरह की डिमांड की है और हमने ये भी डिमांड की है कि मालेगांव में ख़ास तौर पर यहाँ का मुसलमान सूदी कारोबार से बचने के लिए लोन लेने के लिए तैयार नहीं होता, जो सूद ब्याज पर मिलता है। तो सरकार उनको गैर सूदी तौर पर क्या मालियात की लाइन से, फाइनेंस के लाइन से स्कीम बना सकती है, ऐसी स्कीम मालेगांव वालों के लिए बनना चाहिए। क्या है कि एचल करंजी वहाँ 1.5 लाख पावर लूम है, लेकिन वो तमाम के तमाम पावर लूम 90% जदीद पावर लूम है और वहाँ के लोग जो है सरकार की तमाम स्कीमों से फ़ायदा उठाते। तो वहाँ पर जो है उन लोगों का स्टेटस बहुत ऊंचा है और मालेगांव जो है सादा पावर लूम चलाने वाले और सस्ता कपड़ा तैयार करने वालों का शहर है, इसलिए यहाँ की सूरत हाल अलग है। तो पूरे मुल्क के लिए जो पॉलिसी बनती है वो जदीद पावर लूम को सामने रख कर के बनाई जाती है। हमारी सरकार से और ख़ास तौर पर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से हमारी ये गुजारिश है कि सादा पावर लूम और सादा पावर लूम पर काम करने वाले लोगों के लिए स्कीम बननी चाहिए। और मालेगांव ऐसा शहर है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर मिक्स जोन है कि जहाँ लोग रहते हैं उसी इलाके में कारखाने भी हैं, साइजिंग वगैरह भी हैं। तो इसको पेशे नज़र रख करके जो स्कीमें बनती हैं उसके लिए बहुत कड़ी शर्तें रखी जाती है कि आपको अगर इस स्कीम से फ़ायदा उठाना है तो आपको जो है रेसिडेंशियल जोन से निकल करके आपको इंडस्ट्रियल जोन में जाना होगा। ये मालेगांव के लोगों के लिए मुश्किल है। मालेगांव में 2 लूम, 4 लूम, 10 लूम, 20 लूम और 50 लूम, 100 लूम इस तरह लोग कारोबार करते हैं और सादा पावर लूम है। इसलिए इन लोगों के लिए ऐसी स्कीम बनना चाहिए कि मालेगांव के लोगों को इसका बेनिफिट मिले और ये तरक्की करके आगे बढ़ सके। आज कारपोरेशन में जो कारगुजार कमिश्नर हैं काढ़े मैडम साहिब और इसी तरह अतिक्रमण डिपार्टमेंट और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, इन 3 महकमों के जिम्मेदारों एचओटी के साथ हमारी मीटिंग थी। मालेगांव में गर्मी का मौसम है और रमज़ान से पहले रमज़ान के पेश नज़र इफ्तारी और सहरी के वक्त नल ना आए, ऐसी हमने कमिश्नर से गुजारिश की थी। तो वाटर सप्लाई इंजीनियर ने कुछ टाइम टेबल बदला था, लेकिन रमज़ान जाने के बाद आज जो अय्याम गुजरे, पिछला जो टाइम टेबल रमज़ान से पहले का था उस टाइम टेबल पर अभी तक ये नहीं आ सके। पूरे शहर में ख़ास कुछ मखसूस इलाके हैं, जैसे ये अली अकबर पानी की टांकी से जो जहाँ पानी सप्लाई होती है वो एरिया, पवारवाड़ी का एरिया और इसी तरह जो है अपने कुछ और एरिए हैं जहाँ 2 दिन नागे से पानी आना चाहिए, 3 दिन हो गया नहीं आया, 4 दिन हो गया नहीं आया, इस तरह कहीं 5वां दिन है नल नहीं आया। तो लोगों को पानी की बेपनाह तकलीफ थी। हमने इस बात की डिमांड की कि टाइम पर पानी मिलना चाहिए और पानी का प्रेशर बराबर होना चाहिए, ताकि गली में पहला जो मकान है वहाँ से लेके आखिरी मकान में रहने वाले लोगों को भी पानी मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी सारी दिक्कतें बताई। हमने कहा कि ये हमारा अपना मसला है, हमें लोगों को पानी देना है और इस मामले के अंदर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि पानी बुनियादी ज़रूरत है, इसलिए हर एक को पानी मिलना चाहिए। उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा। हमने कहा 7-7 दिन करके कई मरतबा तुम टाइम ले चुके, इसलिए ये बात बराबर नहीं है, जल्दी से जल्दी तुम निज़ाम ठीक करो। दूसरी बात, अतिक्रमण के ताल्लुक से पूरे शहर में अतिक्रमण की भरमार है, अतिक्रमण निकाला जाए। इस सिलसिले में हमने पीछे भी मुतालबा किया था, आज भी हमारा मुतालबा था। खुश आइन बात यह है कि अभी कल जिस मैडम ने चार्ज लिया है, शायद वो डिप्टी कमिश्नर का चार्ज उनको मिला है और वो इससे पहले जो है जहां पारनेर में और इसी तरह नासिक में वो ड्यूटी कर चुकी हैं और अतिक्रमण निकालने के ताल्लुक से वो मशहूर है। तो हमने कहा कि ये हमारे लिए तो बहुत खुशाइन बात है
और हम तो समझेंगे कि ये ऊपर वाले की मदद है कि आपने आए मालेगांव, आपने पोस्टिंग ली और आपको अतिक्रमण का डिपार्टमेंट दे दिया गया। तो हमने कहा कि पूरे शहर से अतिक्रमण निकलना चाहिए। इस सिलसिले में हमें आपका पूरा पूरा सपोर्ट हम आपको देंगे। हमारी तरफ से कहीं रुकावट नहीं आएगी। आप अतिक्रमण निकालें। आपको जैसी सहायता चाहिए, हमारी जैसी सपोर्ट चाहिए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तीसरा मसला हमारा ये था किला झोपड़पट्टी का। किला झोपड़पट्टी का मसला काफ़ी दिनों से चल रहा है और इस मौके पर पिछले जब किला झोपड़पट्टी को लेकर सरकार का कोई जीआर नहीं आया था, अब सरकार ने पिछले दिनों एक जीआर निकाला है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ-जहाँ किला है तकरीबन 262 मकामात पर उनकी ज़मीनों पर जो झोपड़पट्टियाँ हैं उन्हें खाली कराया जाएगा। एक मालेगांव ऐसा शहर है कि इस मसले में हम पहले से लोग कोर्ट तक गए। हमने लोक आयुक्त में अपना मुकदमा रखा था। उन्होंने इस किला झोपड़पट्टी को हटाने के लिए ये जजमेंट सरकार को दिया है कि इनको पर्यायी जगह देना, मुतबादिल जगह देना, उसके बाद उनको यहाँ से हटाना। तो पूरे महाराष्ट्र में मालेगांव किला झोपड़पट्टी ऐसी है कि यहाँ तकरीबन जो 365 झोपड़े हैं उनको कारपोरेशन या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से पर्यायी जगह दी जाए। ये फैसला लोक आयुक्त का है, इसलिए इनको जब तक कोई मुतबादिल जगह दी जाती नहीं है वहाँ तक इनको हटाया नहीं जाएगा। ये लोक आयुक्त का फैसला है। हमने जब ये मुतालबा किया तो कारपोरेशन ने आईएसडीपी जो स्कीम में मकानात बने हैं घरकुल योजना के, उनको वहाँ ट्रांसफ़र करने की बात की। किला झोपड़पट्टी के लोग वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है और कारण ये है कि वहाँ मूलभूत सुविधा नहीं है, रोड रास्ता नहीं है और ड्रेनेज का गटर का कोई निज़ाम नहीं है, बच्चों की स्कूल नहीं है, बीमारों के लिए हॉस्पिटल नहीं है और इसी तरह जो है वहाँ पर कब्रिस्तान और इसी तरह मस्जिद मंदिर ये सारे मसाइल हैं। इसलिए किला झोपड़पट्टी के लोग वहाँ मुंतकिल होने के लिए तैयार नहीं है। हमने कारपोरेशन से डिमांड की है कि कारपोरेशन या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से उनको शहर में जगह दी जाए, चाहे कारपोरेशन अपनी जगह देवे या कारपोरेशन खरीद करके उनको जगह देवे, तो ये लोग वहाँ पर शिफ्ट होंगे, वरना ये घरकुल योजना में जाने के लिए तैयार नहीं है और जब तक इनको मुतबादिल जगह नहीं दी जाती, ये झोपड़पट्टी उखाड़ी नहीं जाएगी।